हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को पढ़ाऊंगा। और साथ ही अपने इस यूट्यूब चैनल पे अब मैं कंटिन्यूसली बायोलॉजी क्लास 11th और 12th दोनों के ही चैप्टर वाइज लेक्चर वीडियो अपलोड करूँगा। तो अगर आप 11th 12th बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, या अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी ये लेक्चर्स वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, क्योंकि हमारा जो बेस होगा वो नीट लेवल का ही होगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप नीट एस्पायरेंट है तो। ठीक है, चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। और इस चैप्टर से नीट की बात करें तो मिनिमम 1 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं इस चैप्टर से। बहुत कम ऐसा ईयर होगा जिसमें जो है एक भी क्वेश्चन नहीं आया होगा इस चैप्टर से। और मैक्सिमम 3 क्वेश्चन आ चुके हैं इस चैप्टर से। 2016 में मुझे याद है 3 क्वेश्चन आए थे नीट एग्जामिनेशन में इस चैप्टर से। तो चैप्टर इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर में ज़्यादातर बातें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लास 11th में, बट वो चीज़ें सारी मिक्सड अप हैं। तो आप जो है रट्टा मारते हैं, समझ में नहीं आता, सिक्वेंसली नहीं पढ़ पाते हैं कि क्या बातें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे इस चैप्टर को बहुत ही सिक्वेंसली पढ़ने की और समझने की, और आसानी से इस लेक्चर्स के थ्रू याद करने की। बाकी लेक्चर्स वीडियो जो है इस चैप्टर के आपको चैनल पे मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, ओके। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म की जब भी बात हो तो आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमेशा याद होना चाहिए। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन RH विट्टिकर ने दिया था। कब दिया था? 1969 में। ये आपने क्लास 11 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है, 5 किंगडम में इन्होंने क्लासिफाई किया था जितने भी ऑर्गेनिज्म थे। पहला किंगडम था मोनेरा, दूसरा था प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांट और 5वां एनिमल। तो बेसिकली हमें पढ़ना क्या है ये समझते हैं। पहले रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है उसे हमें पढ़ना है इन 5 किंगडम के अंदर। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमल में रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, इस बात को हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। और कुछ चीज़ें हम लोग ऑलरेडी क्लास 11th में पढ़ चुके हैं जो यहाँ पे रिपीट होंगी, तो मैं वहाँ को रिलेट कर दूंगा कि आपने 11th में कहाँ पे पढ़ा था। ठीक है, पर उससे पहले एनसीईआरटी फर्स्ट पैराग्राफ में कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई हैं, उसको पहले जान लेते हैं, फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं रिप्रोडक्शन पे। पहला टॉपिक है लाइफ स्पैन। एनसीईआरटी फर्स्ट पैराग्राफ में ये बातें लिखी हुई हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। लाइफ स्पैन, व्हाट इज लाइफ स्पैन? इट इज द टाइम पीरियड ऑफ एनी organism from its birth to its natural death। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जब मैं बोर्ड पे लिखता हूँ तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत अच्छा लिखा है, बहुत सुंदर लिखा है, लेकिन जब मैं वीडियो देखता हूँ तो मेरी राइटिंग बहुत ही गंदी होती है। तो मैं जो बातें बोलूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो भी मैं लिखूंगा वो मैं बोलता रहूँगा। और अगर आपको स्पीड कम लगे मेरी, मैं बहुत स्लो लिख रहा हूँ, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप जो है यूट्यूब से फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिएगा, वीडियो को फास्ट कर लीजिएगा, उससे आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। ठीक है, तो इट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बर्थ टू नेचुरल डेथ। किसी भी ऑर्गेनिज्म की बर्थ से लेकर के उसकी नेचुरल डेथ के बीच का जो समय होता है उसी को हम उस ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पैन कहते हैं। ठीक है, और सभी ऑर्गेनिज्म की, एवरी ऑर्गेनिज्म हैज ऑप्टिमम लाइफ स्पैन। किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक ऑप्टिमम लाइफ स्पैन होता है। ऑप्टिमम लाइफ स्पैन का क्या मतलब है कि एक लिमिटेड लाइफ स्पैन होगा। ऐसा नहीं है कि कोई ऑर्गेनिज्म जीता ही जा रहा है। एक लिमिट होगी कि इससे ज़्यादा इस ऑर्गेनिज्म में लाइफ स्पैन नहीं हो सकता। ठीक है, लाइफ स्पैन जो होता है उससे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, और वो ये है कि लाइफ स्पैन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इज नॉट नेसेसरली कोरिलेटेड विथ इट्स साइज। मैंने सेम एनसीईआरटी का ही पॉइंट लिख दिया है। एनसीईआरटी में लिखा है कि लाइफ स्पैन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इज नॉट नेसेसरी कोरिलेटेड विद द साइज। मतलब कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का उसकी साइज से उसकी लाइफ स्पैन पे कोई
रिलेशन नहीं है। फॉर एग्जांपल कि अगर दो ऑर्गेनिज्म सेम साइज के हैं तो ऐसा नहीं है कि उनका साइज भी लाइफ स्पैन भी ऑलमोस्ट सेम होगा, ऐसा नहीं होता है। तो एग्जांपल आप लिख लीजिए, यहाँ पे है क्रो एंड पैरट, एनसीईआरटी का एग्जांपल है। इन्होंने कहा है कि क्रो और पैरट का जो साइज है वो ऑलमोस्ट क्या है, सिमिलर है। दोनों का साइज ऑलमोस्ट क्या है, सिमिलर है। लेकिन कि लाइफ स्पैन को आप ध्यान से देखिए तो क्रो का लाइफ स्पैन 15 ईयर है और पैरट का लाइफ स्पैन 140 ईयर्स है। तो साइज का लाइफ स्पैन से कोई रिलेशन नहीं है। किसी भी ऑर्गेनिज्म के, किसी भी दो ऑर्गेनिज्म का अगर साइज सिमिलर है तो उनके लाइफ स्पैन सिमिलर हो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि लाइफ स्पैन साइज पे डिपेंड नहीं करता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। एक और एग्जांपल दिया हुआ है मेरे ख्याल से, मैंगो ट्री एंड बनियान ट्री का, तो एग्जांपल दिए हुए हैं। तो यहां पर भी ध्यान से देखो, मैंगो ट्री का लाइफ स्पैन बहुत कंपेयर है एज कंपेयर टू बनियान ट्री। बनियान ट्री का तो लाइफ स्पैन बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो लाइफ स्पैन साइज पे डिपेंड नहीं करता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ये ऊपर का आपने लिख लिया, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। अगर नहीं लिखा हो तो आप पास करके लिखते रहिएगा और एनसीईआरटी अपने साथ लेके बैठिएगा, क्योंकि आपको एनसीईआरटी की लाइनें मिलती रहेंगी बोर्ड के ऊपर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, वॉट एवर be the lifespan, whatever be the lifespan of any organism, death of every organism is certainty। कहते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पैन चाहे जो भी हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका लाइफ स्पैन चाहे जो भी हो, डेथ उसकी होगी एक ना एक दिन, मृत्यु निश्चित है। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जिसका बर्थ हुआ है उसकी डेथ होनी है। दैट इज नो ऑर्गेनिज्म इज इमॉर्टल। कोई भी अमर नहीं है। जितने भी ऑर्गेनिज्म जिनका बर्थ हुआ है उनकी एक दिन डेथ होनी है, एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को छोड़ करके जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी बर्थ हुई है उनकी डेथ होनी है। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो अमर नहीं है, इमॉर्टल नहीं है। यह लिख लिया, मैं इसको इरेज करता हूं और इसको समझते हैं। एनसीईआरटी ने इसी पे एक क्वेश्चन भी पूछा है कि क्यों सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की नेचुरल डेथ क्यों नहीं होती, ठीक है। बाकी ऑर्गेनिज्म की तो आपने कहा कि डेथ होगी, जिनका भी जन्म हुआ उसकी डेथ होगी, चाहे लाइफ स्पैन जो भी हो डेथ होनी है। लेकिन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में डेथ क्यों नहीं होती, तो इसको समझते हैं पहले। और ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कभी, ठीक है। मान लो ये कोई सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया है, मान लो सिंगल सेल होता है, ठीक है। इसमें होगी ग्रोथ, और जब किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर होगी ग्रोथ तो होगा डिवीज़न। ये हो गया डिवीजन। अब ध्यान से सुनो कि ये मान लो पेरेंट है, अब पेरेंट ने खुद को ही डिवाइड कर दिया और आगे कैरी फॉरवर्ड कर गया। पेरेंट ने खुद को ही डिवाइड करके आगे कैरी फॉरवर्ड कर गया और न्यू प्रोजेनी बन गई। तो इस डिवीजन को ही हम रिप्रोडक्शन भी तो बोलेंगे। ध्यान से देखो, ये मान लो पेरेंट है, इससे बनी प्रोजेनी, पेरेंट से प्रोजेनी मीन्स रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन या डिवीजन जो है वो क्या है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में डिवीजन इज सिनोनिमस टू रिप्रोडक्शन। तो जो पेरेंट था उसने ही अपने आप को कैरी फॉरवर्ड कर लिया नेक्स्ट जनरेशन में, तो इसकी डेथ कहां हुई, जब ये खुद अपने आप को कैरी फॉरवर्ड कर ले रहा है नेक्स्ट जनरेशन में, जब ये डिवीजन कर रहा है तो इसकी डेथ तो हुई नहीं, ये अभी भी यहां पे जिंदा है। तो नेचुरल डेथ नहीं है किसकी, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की। क्या इसकी कभी डेथ नहीं होगी, हो सकती है डेथ, क्यों नहीं डेथ होगी। मान लो कोई डिजीज आ गया जिसकी वजह से सबके सब मर गए एक जैसे थे, तो वहां पे डेथ है, पर नेचुरल डेथ नहीं है। नेचुरल डेथ का मतलब जो उसका लाइफ स्पैन है उसको कंप्लीट करने के बाद उसकी जो डेथ होती है वो नेचुरल डेथ कहलाती है। जो एक्सीडेंटल डेथ होती है, जो डिजीज के द्वारा डेथ होती है, वो नेचुरल डेथ नहीं कहलाती है। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में नेचुरल डेथ
नहीं होगी। ये चीज़ क्लियर हो गई? ओके, ये ऊपर वाला मैं इरेज कर दे रहा हूँ अगर लिख लिया हो तो। अब कोई भी ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ये कोई ऑर्गेनिज्म है, इसका बर्थ हुआ, ठीक है। बर्थ के बाद इसने अपना लाइफ स्पैन कंप्लीट कर, ये मान लो इसका लाइफ स्पैन है, उसके बाद इसकी डेथ हो गई। अब जरा सोचो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की बर्थ हो और वो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए जीवित रहे और उसके बाद उसकी डेथ हो जाए, तो उस ऑर्गेनिज्म का तो एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा, है कि नहीं? अगर कोई ऑर्गेनिज्म की बर्थ हो, वो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए जीवित रहे, फिर उसकी डेथ हो जाए, तो उसका एग्जिस्टेंस क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा हम देखते हैं कि नहीं होता है। कोई ऑर्गेनिज्म जो आज इस धरती पे है, उसका ओरिजिन मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले हुआ था, फिर भी वो आज धरती पे एग्जिस्ट करता है। कैसे? किस प्रोसेस के द्वारा? यस, देयर मस्ट बी अ प्रोसेस, यस देयर मस्ट बी अ प्रोसेस जिसकी वजह से कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने आप को इतने मिलियन सालों से कैरी फॉरवर्ड करता आ रहा है, जो अब आज भी धरती पे एग्जिस्ट करता है। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन है वो प्रोसेस जिसके द्वारा कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसका ओरिजिन बहुत पहले हुआ था, वो ऑर्गेनिज्म आज भी धरती पे एग्जिस्ट करता है, क्योंकि वो रिप्रोड्यूस करता है और रिप्रोड्यूस करके अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को बनाता है। तो सबसे पहले तो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन ही लिख लेते हैं जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? हमारा मेन टॉपिक है रिप्रोडक्शन, ठीक है। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। पहले तो ये जान लो कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है in which an organism give rise to new young one similar to itself. रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है। अपने जैसे का क्या मतलब है? जैसे कोई डॉग है तो डॉग जो है वो डॉग को ही जन्म देगा। ऐसा तो नहीं डॉग कैट को जन्म देगा, ऐसा नहीं होता ना। तो डॉग डॉग को ही जन्म देगा, मतलब सिमिलर टू सेल्फ का मतलब कि अपने जैसे ही स्पेसीज को ही वो जन्म देगा। तो रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू न्यू यंग वन सिमिलर टू इट सेल्फ। ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इसका बर्थ हुआ, ठीक है, फिर इसमें हुई ग्रोथ। ग्रोथ के बाद ये करे, इसमें होगा मैच्योरेशन, मैच्योरेशन भी आएगा, मैच्योरिटी आएगी, फिर उसके बाद सेनेसेंस, सेनेसेंस मीन्स बुढ़ापा, एंड फाइनली इसकी हो जाएगी डेथ। ग्रोथ एंड मैच्योरिटी के बीच में ये करेगा रिप्रोडक्शन, और अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को फिर से बर्थ दे देगा, और फिर इसमें होगी ग्रोथ, फिर ऐसे ही इसमें मैच्योरिटी, और ये रिप्रोड्यूस करेगा, और ऐसे ही क्या होता जाएगा, ये अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को बर्थ देते जाएंगे। मीन्स हो क्या रहा है कि रिप्रोडक्शन के माध्यम से, रिप्रोडक्शन के थ्रू कोई भी ऑर्गेनिज्म एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक अपने जो है अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को कैरी फॉरवर्ड करता है। तो रिप्रोडक्शन, नेक्स्ट पॉइंट इज द रिप्रोडक्शन मेंटेन the continuity of species या organism species generation after generation। तो कंटिन्यूटी को मेंटेन करता है, ठीक है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो रिप्रोडक्शन क्या करता है? वो कंटिन्यूटी को मेंटेन करता है किसी स्पीसीज के जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ठीक है। तो ये थी बातें रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। अब अच्छा, मेरी बात ध्यान से सुनो।
एनसीईआरटी फर्स्ट पेज पे, ठीक है, यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन दिए हुए हैं। कुछ के तो ऑलरेडी फील्ड है, जैसे कि बटरफ्लाई, क्रो और पैरेट एंड क्रोकोडाइल के, ठीक है। बाकी ऑर्गेनिज्म को आपको फिल करने हैं, जो मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ यहाँ पे, और आप नोट कर लेना, ठीक है। जो भी मैं लाइफ स्पैन लिखवाऊंगा वो ज़्यादातर कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो बुकलेट्स होती हैं उसमें आपको सिमिलर ही मिलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट है एलिफेंट। एलिफेंट का आप लिख लो 60 to 90 ईयर, ठीक है। सेकेंड है रोज। रोज का लिख लो 5 to 7 ईयर। थर्ड है डॉग। डॉग का आप लिख लो 20 to 25 ईयर। बटरफ्लाई का ऑलरेडी दिया हुआ है 1 to 2 वीक्स। क्रो का भी दिया हुआ है 15 ईयर्स। बनाना ट्री फोर्थ। बनाना ट्री का लिख लो आप 25 ईयर्स, ठीक है। काऊ फिफ्थ है। काऊ का लिख लो 20 to 25 ईयर्स। 6 पैरेट का ऑलरेडी दिया हुआ है 140 ईयर, मैंने एग्जाम्पल में बताया भी था। क्रोकोडाइल का 60 ईयर, ये भी ऑलरेडी दिया हुआ है। 6th है हॉर्स। हॉर्स का आप लिख लो 62 ईयर्स। फिर उसके बाद है फ्रूट फ्लाई 7th। फ्रूट फ्लाई, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, कुछ बुकलेट्स में फ्रूट फ्लाई का जो लाइफ स्पैन है 2 to 3 मंथ दिया हुआ है, लेकिन इसी एनसीईआरटी सेकंड में आपको फ्रूट फ्लाई के लाइफ स्पैन के बारे में थोड़ी डिटेल दी गई है। मेरे ख्याल से मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला जो नेक्स्ट चैप्टर है अगली यूनिट का, उसमें शायद थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिया है कि फ्रूट फ्लाई के ऊपर जो है एक्सपेरिमेंट वगैरह किया जाता था, तो इसका लाइफ स्पैन लगभग 2 से 3 वीक बताया गया है, आप देख लेना। तो आप 2 to 3 वीक से इसको लिखो, ठीक है। बाकी बुकलेट्स में, कुछ बुकलेट्स में, सभी बुकलेट्स में नहीं, कुछ बुकलेट्स में जो है इसका 2 to 3 मंथ्स दिया हुआ है। नेक्स्ट है 8 राइस प्लांट। राइस प्लांट 3 to 4 मंथ, ठीक है। 9 टर्टवाइज। टर्टवाइज का आप लिख लो 100 to 150 ईयर्स। इसका भी कुछ बुकलेट्स में बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, 200 ईयर्स तक दिया हुआ है, आप इतना ही लिखो 100 to 150 ईयर्स, ओके। एंड लास्ट दैट इज बनियान ट्री। बनियान ट्री, बनियान ट्री का भी बहुत ज़्यादा लाइफ स्पैन कुछ बुकलेट्स में दिया हुआ है, 500 ईयर्स तक कुछ लोगों ने लिखा है, लेकिन आप जो है इसको 200 ईयर ही लिख लो, ठीक है, 200 ईयर्स। तो ये थे कुल 10 लाइफ स्पैन दिए हुए हैं, 4 ऑलरेडी फिल्ड है, 10 आपको फिल करना था, या आप फिल कर लीजिए। आपको सभी बुकलेट्स में लगभग सिमिलर ही मिल जाएगा इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हम अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन। मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन डिपेंड्स अपॉन, देखो कोई भी ऑर्गेनिज्म किस प्रकार से रिप्रोड्यूस करेगा वो कुछ बातों पे डिपेंड करता है, कि वो किस तरीके के हैबिटेट में रहता है, किस तरीके की उसकी मॉर्फोलॉजी है, किस तरीके का उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, किस तरह के इन्वायरमेंट में रहता है। ये चीज़ें डिफाइन करेंगे कि वो ऑर्गेनिज्म किस तरीके से रिप्रोड्यूस करेगा। तो मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन डिपेंड्स अपॉन, फर्स्ट आप लिख लीजिए हैबिटेट। हैबिटेट, क्या वो ऑर्गेनिज्म किस प्रकार के हैबिटेट में रहता है। दूसरा इंटरनल फिजियोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म, उस ऑर्गेनिज्म की इंटरनल फिजियोलॉजी कैसी है। और भी बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं, जैसे एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, इंटरनल स्ट्रक्चर, एनवायरनमेंट, ये सारी चीज़ें क्या है, ये फैक्टर्स हैं जो मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन को डिफाइन करेंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। ये आप लोगों ने नोट कर लिया हो तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, और हम लोग अपने मेन टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जिसका आप लोग को बहुत देर से वेट था, दैट इज टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, ओके। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन किस आधार पे है, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेंट। ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, पार्टिसिपेंट के बेसिस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेंट इन द एक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। इन द एक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेंट, कितने पार्टिसिपेंट हैं रिप्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, इसके बेसिस पे रिप्रोडक्शन 2 प्रकार का है। फर्स्ट वन इज asexual reproduction and second is sexual reproduction.
ठीक है, ये बात नोट कर लीजिए। अब मैं ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में कुछ कॉमन चीज़ें लिखूंगा या कुछ डिफरेंसेस लिखूंगा, वो आप नोट कर लीजिए। इसे साइड बाय साइड करके लिखिएगा, एक साइड, इस साइड ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिखिए और इस तरफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिख लीजिए। ठीक है, पहली चीज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसे यूनी पेरेंटल, सिंगल पेरेंट होगा, यूनी पेरेंटल। ठीक है, एंड सेकेंड पॉइंट इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज जनरली नो गैमीट फॉर्मेशन। जनरली ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता है, बट समटाइम गैमीट में फॉर्म। कुछ कंडीशन में गैमीट बनते भी हैं, ठीक है, कुछ कंडीशंस में, कुछ स्पेशल कंडीशंस में गैमीट बनते भी हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे स्टार लगा लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, नो गैमीट फ्यूजन, नो गैमीट फ्यूजन। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जब भी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिफाइन करने की बात आए, हमेशा आप एक चीज याद रखिए, नो गैमीट फ्यूजन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कभी भी गैमीट का फ्यूजन नहीं होगा। मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पहला ऑप्शन दिया हो जनरली नो गैमीट फॉर्मेशन, दूसरा सम टाइम गैमीट में फॉर्म, थर्ड दिया हो नो गैमीट फ्यूजन और चौथा ऑप्शन दिया हो नन ऑफ दीज। आप क्या लगाएंगे? नो गैमीट फ्यूजन। गैमेट का जो है फ्यूजन कभी भी इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होगा। फिफ्थ पॉइंट है नो वेरिएशन इन प्रोजेनी। जो प्रोजेनी आएगी नेक्स्ट जनरेशन में, उनमें कोई भी किसी भी प्रकार का कोई वेरिएशन नहीं होगा। इसके बारे में भी आगे हम और डिस्कस करेंगे। इनकी जो प्रोजेनी होती है इन्हें हम कहते हैं क्लोन। क्या? क्लोन। क्लोन शब्द के बारे में आगे हम डिटेल में बताएंगे जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिटेल में पढ़ेंगे। बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, देखो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाईपेरेंटल। ठीक है, बाईपेरेंटल में भी एक मेल होगा और दूसरा फीमेल होगा, मेल एंड दूसरा फीमेल। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक खास बात, गैमीट ऑलवेज फॉर्म, गैमीट ऑलवेज फॉर्म। ठीक है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा गैमीट का फॉर्मेशन होगा। थर्ड पॉइंट इज गैमीट फ्यूजन इज द रूल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक रूल है, गैमीट का फ्यूजन जरूर होगा। जैसे मैंने बताया था कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट का फ्यूजन कभी नहीं होगा, वैसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट का फ्यूजन ऑलवेज होगा। ये चीज ध्यान में रखिएगा। और अगर गैमीट का फ्यूजन होगा, दो गैमीट आपस में फ्यूज करेंगे तो जो न्यू प्रोजेनी होगी उसमें वेरिएशन भी आएंगे। तो वेरिएशन इन प्रोजेनी, वेरिएशन इन प्रोजेनी। ठीक है, और इनकी प्रोजेनी को हम लोग ऑफ स्प्रिंग कहेंगे, ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये यूनिपेरेंटल होगा, वो बाईपेरेंटल है। इसमें जनरली गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता, उसमें गैमीट हमेशा बनेंगे। इसमें गैमीट कभी कभी बन भी जाते हैं, लेकिन गैमीट का फ्यूजन कभी नहीं होता है। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट का फ्यूजन ऑलवेज होगा। नो वेरिएशन इन प्रोजेनी, वेरिएशन होगा प्रोजेनी के अंदर। इनकी प्रोजेनी को कहेंगे क्लोन और इनके प्रोजेनी कहेंगे ऑफ स्प्रिंग। अब हम लोग जो है डिस्कस करेंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन डिटेल। अगर आपने नोट कर लिया है तो मैं ऊपर से थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूं। ओके, सो दो हमारी मेन हेडिंग है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब वही बात है, इट इज अ यूनिपेरेंटल मीन्स सिंगल पेरेंट,
सिंगल पेरेंट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग प्रोजेनी। मतलब सिंगल पेरेंट जो है वो प्रोजेनी को प्रोड्यूस करने में कैपेबल होगा, कैपेबिलिटी रखेगा सिंगल पेरेंट। ठीक है। दूसरी चीज, इनके जो प्रोजेनी है उन्हें हम क्लोन इसलिए कहते हैं बिकॉज दे आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। जो इनकी प्रोजेनी होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो प्रोजेनी होती है वो जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली, मतलब उनका जेनेटिक और आउटर देखने में एक्सटर्नल जो उनका स्ट्रक्चर होगा, मॉर्फोलॉजी, दोनों ही सिमिलर होती है आपस में। जितने भी बच्चे होंगे या जितने भी प्रोजेनी होगी सब आपस में जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे एंड टू देयर पेरेंट्स, और साथ में अपने पेरेंट्स जैसे भी होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो ये पेरेंट है, ठीक है, पेरेंट की जो जेनेटिक और मॉर्फोलॉजी है, इससे प्रोड्यूस होने वाले जितनी भी प्रोजेनी होगी इनके भी जेनेटिकली मतलब जेनेटिक्स और मॉर्फोलॉजी पेरेंट्स जैसी होगी और आपस में भी इन लोग की जेनेटिक और मॉर्फोलॉजी सिमिलर होगी। ये चीज क्लियर हो गई। तो क्लोन वो होते हैं जिनका जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली जो है चीजें सिमिलर हो, पेरेंट से भी और खुद से भी। तो ये लोग आपस में भी सिमिलर हैं और पेरेंट्स में सिमिलर हैं, तो इन्हें कहेंगे क्लोन्स। ये चीज क्लियर हो गई। तो क्लोन्स आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर टू देमसेल्फ एंड टू देयर पेरेंट्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहीं से चीजें जाके गड़बड़ हो जाती हैं ज्यादातर स्टूडेंट में। क्या गलती करते हैं बच्चे? यहां तक तो सही से आते हैं, फिर उसके बाद जैसे ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल आते हैं वो जैसे एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिए हैं वैसे उसको रटना स्टार्ट कर देते हैं, सीक्वेंसली नहीं पढ़ते। हमारा है काम सीक्वेंसली उसे पढ़ना और इजीली याद कर लेना। ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर इन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता किन किन में, ये चीज अब आपको ध्यान से सुननी है। फर्स्ट, मैं इसे भी इरेज कर दे रहा हूं अगर आपने नोट कर लिया है तो। पहली चीज, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर इन फर्स्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और अगर आपको याद हो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो मैंने चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको लिखवाया था, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म 2 किंगडम में होते हैं। पहला किंगडम यस मोनेरा एंड सेकेंड वन इज प्रोटिस्टा। मोनेरा और प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, मल्टी सेलुलर organism with simple body organization। ऐसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनका बॉडी जो है सिंपल ऑर्गेनाइज्ड है। दो तो आपको इजीली याद होने चाहिए, एक तो थैलस वाला, थैलस बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आपने पढ़ रखा है, किसका किसका, फंजाई, किंगडम फंजाई। दूसरा प्लांट किंगडम में आपने पढ़ा है एल्गी को। इन दोनों का बॉडी जो है सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो पहला फंजाई, दूसरा एल्गी। ठीक है। एक और लिख लो, एनिमल किंगडम से, एनिमल किंगडम से, एनिमल किंगडम में 2 सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाले, एक तो आप स्पंजेस लिख लो, स्पंजेस, या आप लिख लो पोरीफेरा। ठीक है। और दूसरा हाइड्रा, और हाइड्रा किसका मेंबर है, सिलेंड्रेटा। तो एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए अब आपको यहां से कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको कहां कहां पर देखना है। मोनेरा के अंदर देखना है, प्रोटिस्टा के अंदर देखना है, फंजाई, एल्गी, स्पंजेस और हाइड्रा। ठीक है। और ये चीजें जो है ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं और मैं यहां पे कोरिलेट भी करूंगा आपको कि आपने क्लास 11th में कहां पे पढ़ा है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है। ठीक है। फर्स्ट,
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले मोनेरा की बात कर लेते हैं, दैट इज बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया देखो, ज्यादातर बैक्टीरिया, ऑलमोस्ट ज्यादातर बैक्टीरिया जो है वो बाइनरी फिजन करते हैं, बाइनरी फिजन करते हैं। अब बाइनरी फिजन में मैंने बताया था आपको कि ये कोई ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। जब इसमें डिवीजन होगा, और डिवीजन को ही हम लोग क्या बोल रहे थे, रिप्रोडक्शन, डिवीजन, या इसी को बोलो रिप्रोडक्शन करता है। तो इसकी बॉडी दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गई, और ये दोनों ही पार्ट फिर जो है ग्रो कर जाएंगे, और ग्रो करके एक नए ऑर्गेनिज्म को बन जाएंगे, एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ये था ऑर्गेनिज्म, इसमें डिवीजन हुआ या रिप्रोडक्शन इसे क्या, और ये जो है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, और दोनों ही इक्वल पार्ट फिर ग्रो करके एक फिर से ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बदल गए। ठीक है, तो दिस इज बाइनरी फिजन इन बैक्टीरिया। ज्यादातर बैक्टीरिया क्या करते हैं, बाइनरी फिजन ही करते हैं। सेकेंड वन हमारा था प्रोटिस्टा। इसे मैं इरेज कर दूं अगर आपने जो है नोट कर लिया तो। बैक्टीरिया में ज्यादातर बैक्टीरिया क्या करेंगे, बाइनरी फिजन। प्रोटिस्टा की बात करें, प्रोटिस्टा में पहले तो आप लिख लो क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लेनॉइड, स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोन्स। अब देखो, मैं वही लिखवाऊंगा जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सब में मैं कुछ जो है ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको देने की कोशिश नहीं करूंगा। यूग्लिनॉइड, यूग्लिना के बारे में दिया हुआ है, यूग्लिना में भी बाइनरी फिजन ही होगा। ठीक है, यूग्लिना के अंदर भी बाइनरी फिजन होगा। बस स्पेशल बात क्या है कि यूग्लिना देखो इस तरीके से यूग्लिना होता है। ठीक है, यूग्लिना का ये एक बड़ा फ्लैजिला, एक छोटा फ्लैजिला। यूग्लिना में जो फिजन होता है वो लॉन्गिट्यूडिनली होता है, लॉन्गिट्यूडिनली। ठीक है, तो यूग्लिना के अंदर लॉन्गिट्यूडिनली जो है बाइनरी फिजन होगा इस तरीके से। ये रहा इसका स्मॉल फ्लैजिला, बड़ा फ्लैजिला, इस तरीके से यूग्लिना के अंदर बीचों बीच से जो है बाइनरी फिजन होगा। ये दो पार्ट में डिवाइड कर देगा और दोनों ही ग्रो करके एक दो जो है नए यूग्लिना बन जाएंगे। तो यूग्लिना के अंदर बाइनरी फिजन लॉन्गिट्यूडिनली। ठीक है, प्रोटोजोवन में चार लोग, पहला अमीबॉइड, फ्लैजिलेटा, सीलिएटेड एंड स्पोरोजोन। ठीक है, स्पोरोजोन, अमीबॉइड, अमीबा एंड सिलिएटा में या सिलिएटेड में पैरामीशियम। इन दोनों के बारे में भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो यूग्लिना के बारे में आपने देखा। अब ध्यान दो, अमीबा एंड पैरामीशियम। अमीबा एंड पैरामीशियम के अंदर भी बाइनरी फिजन ही होगा। ठीक है, इक्वल बाइनरी फिजन होगा अमीबा के अंदर भी और पैरामीशियम के अंदर भी। तो ये चीज क्लियर हो गई। प्रोटिस्ट के अंदर तीन एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। यूग्लिना बाइनरी फिजन होगा, किस तरीके का, लॉन्गिट्यूडिनल। अमीबा इक्वल जो होगा बाइनरी फिजन होगा, और पैरामीशियम इसमें भी बाइनरी फिजन होगा। एक चीज एनसीईआरटी में दी हुई है अमीबा के बारे में, जिसको आपको डिटेल में पढ़ना है, जरा ध्यान से देखना। अमीबा के बारे में एनसीईआरटी में कुछ और भी बातें लिखी हुई हैं, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो ये एक अमीबा है, अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, ये अमीबा अंडर अनफेवरेबल कंडीशन ये अमीबा अपने सूडोपोडिया को रिलीज कर देता है। ये अमीबा अपने सूडोपोडिया को रिलीज करके सर्कुलर हो जाता है। ये देखो इस तरीके से ये सर्कुलर हो गया, और फिर क्या होता है, इसके चारों तरफ एक 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग बन जाती है, और इस कवरिंग को कहते हैं सिस्ट।
इस तरीके से ये रहा अमीबा और इसके चारों ओर 3 लेयर्ड ये रहा 3 लेयर्ड कवरिंग बन गई जिसे हम लोग कहते हैं सिस्ट। और ये कब होता है? अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर। और ये अमीबा अब जाएगा मल्टीपल फिजन में, मल्टीपल फिजन में। देखो ध्यान से, ये रही इसकी 3 हार्ड लेयर कवरिंग। और जब इसमें मल्टीपल फिजन होगा तो ये ढेर सारे स्पोर में टूट जाएगा और इन स्पोर्स को कहते हैं सूडोपोडियोस्पोर, जो कि लगभग 500 से 600 के आसपास बनते हैं। तो बन जाएंगे सूडोपोडियोस्पोर, जो कि होंगे 500 to 600। तो ध्यान से सुनो, अमीबा जो है अनफेवरेबल कंडीशन में आपने सूडोपोडिया रिलीज करके सर्कुलर हो जाता है, फिर इसके ऊपर 3 हार्ड लेयर कवरिंग बनती है जिसे हम लोग सिस्ट कहते हैं। फिर इसमें होता है मल्टीपल फिजन और मल्टीपल फिजन होने के बाद ढेर सारे स्पोर बनते हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं सूडोपोडियोस्पोर 500 to 600। और इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं स्पोरुलेशन, स्पोरुलेशन, जिसके बारे में एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और एक और शब्द यूज किया है एनसीईआरटी ने, दैट इज इंसिस्टेशन। हालांकि इंसिस्टेशन शब्द से बाकी जो साइड बुक्स हैं उनको प्रॉब्लम है, इंसिस्टेशन का मतलब वो अलग लिखते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में स्पोरुलेशन और इंसिस्टेशन को सेम दिया हुआ है जो कि अमीबा के अंदर होता है। तो ये हो गया हमारा अमीबा के बारे में। इसके अलावा एक और प्रोटिस्ट है जिसके बारे में एनसीईआरटी में लिखा तो नहीं है लेकिन उसका फिगर बना हुआ है, पर उसको पढ़ने से पहले हम जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर स्पोर्स को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसे इरेज कर दे रहा हूं यहां से। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मान लो कोई स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजिया है। अब स्पोरेंजिया क्या करता है? स्पोरेंजिया, पहले ध्यान से देखो स्पोरेंजिया शब्द का प्रॉपर मतलब क्या है। स्पोर प्लस एंजिया, जो हमारे सर थे वो इस तरीके से पढ़ते हैं। एंजिया का मतलब होता है बनाएगा, बनाएगा। क्या बनाएगा? जो उससे पहले लिखा हुआ है, दैट इज स्पोरेंजिया जो है वो स्पोर का फॉर्मेशन। तो स्पोरेंजिया से बनेगा स्पोर, जैसे यहां पे कुछ और लिखा हो, ठीक है, तो वो चीज एंजिया उसके साथ जुड़ा हो, तो एंजिया मतलब बनाएगा क्या? उससे पहले जो लिखा हुआ है। तो स्पोरेंजिया से बनेगा स्पोर। और 2 स्पोर के बारे में बहुत ही ज्यादा बातें आपने पढ़ रखी हैं क्लास 11th के अंदर। एक तो स्पोर है हमारा जूस्पोर, जूस्पोर, और दूसरा है एप्लानोस्पोर। जूस्पोर मोटाइल होता है, क्लास 11th हमने पढ़ रखा है, और इसमें होते हैं फ्लैजिला, जाहिर सी बात है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, और एप्लानोस्पोर इज अ नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल। ठीक है, और इसमें फ्लैजिला एब्सेंट होता है। नॉन मोटाइल है तो फ्लैजिला एब्सेंट। ठीक है, तो इन दोनों स्पोर्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। और एक प्रोटिस्ट जिसकी मैं बात कर रहा था, आपको एनसीईआरटी में उसका फिगर दिख जाएगा, मैं आपको दिखाता हूं, एक सेकेंड। ये वाला फिगर देखिए आप। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास का है, प्रोटिस्ट है। हालांकि ये तो है एक प्रकार की एल्गी, लेकिन इसको प्रोटिस्ट में रखा गया, आप लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा हुआ है। तो एक और प्रोटिस्ट जिसके बारे में आपको लिखना है, दैट इज क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास में बनता है जूस्पोर। ओके, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यहीं पे हमारा समाप्त हो जाता है। हम लोगों ने मुनरा के अंदर भी पढ़ लिया, सारे प्रोटिस्ट को भी पढ़ लिया, इंक्लूडिंग क्लेमाइडोमोनास, जिसका फिगर भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म विथ सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, विथ सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में मैंने 4 लोग लिखवाए थे। पहला था फंजाई, दूसरा था एल्गी, तीसरा था स्पंजेस, चौथा था हाइड्रा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फंजी की। किंगडम फंजाई आपने क्लास 11th में पढ़ा है,
बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में। फंजाई में 4 लोग, यस, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, राइटिंग तो समझ में आ रही है ना, ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है। फंजाई किंगडम को तो हम लोगों ने डिटेल में क्लास 11th बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा है। जब मैं लेक्चर वीडियो अपलोड करूंगा तो वहां पर मैं आपको जो है पूरे किंगडम फंजाई को अच्छे से पढ़ाऊंगा और बताऊंगा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। यहाँ पे सिर्फ हमें बात करनी है जितना एनसीईआरटी 12th में दिया हुआ है, ठीक है। एनसीईआरटी 12th में क्या दिया हुआ है, फाइकोमाइसिटीज में क्या बनता था, ये सेक्सुअल स्पोर में जूस्पोर, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जूस्पोर, और साथ में ए प्लानोस्पोर भी बनता था। जूस्पोर एंड ए प्लानोस्पोर दोनों बनता था फाइकोमाइसिटीज में। एस्कोमाइसिटीज में कोनिडिया का फॉर्मेशन होता था, कोनिडिया, और इसका एग्जाम्पल भी आपको याद होगा, पेनिसिलियम, ठीक है, पेनिसिलियम। इसका स्ट्रक्चर भी क्लास 12th वाली बुक में दिया हुआ है। बेसिडियोमाइसिटीज में आपको याद हो, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट, ठीक है। ड्यूटेरोमाइसिटीज में भी कोनिडिया का फॉर्मेशन होता था। तो किंगडम फंजाई में फाइकोमाइसिटीज, जूस्पोर एंड एप्लानोस्पोर, एस्कोमाइसिटीज, कोनिडिया, एग्जाम्पल पेनिसिलियम, बेसिडियोमाइसिटीज, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट, और ड्यूटेरोमाइसिटीज में कोनिडिया का फॉर्मेशन होता था। और ये जो कोनिडिया का फॉर्मेशन होता था, इसमें कोनिडिया का फॉर्मेशन जो होता था वो एक्सटर्नल होता था, ठीक है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है किंगडम फंजाई का, ईस्ट कौन से उसका है, एस्कोमाइसिटीज, ठीक है। ईस्ट में क्या होती है, ईस्ट में होती है बडिंग, और इसका जो है स्ट्रक्चर दिया हुआ है बुक के अंदर। तो ये हो गया किंगडम फंजाई, फाइकोमाइसिटीज, जूस्पोर, एप्लानोस्पोर, एस्कोमाइसिटीज, कोनिडिया, बेसिडियोमाइसिटीज, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट, ड्यूटेरोमाइसिटीज में कोनिडिया और ईस्ट में बडिंग। और हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एल्गी, और मैं इसके लिए फंजाई को रिमूव कर दे रहा हूं, अगर आपने नोट कर लिया है तो। ओके, बात करें एल्गी की। एल्गी में भी 3 लोग हैं, यस, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी, रोडोफाइसी रेड एल्गी। क्लोरोफाइसी में अगर आपको याद हो तो बनता था जूस्पोर एंड ए प्लानोस्पोर भी बनता था, ए प्लानोस्पोर, ठीक है। और जूस्पोर की एक खास बात थी, अगर आपको याद हो तो इसमें 2 से 8 फ्लैजला पाए जाते थे, 2 से 8 फ्लैजला, और ये सारे फ्लैजला इक्वल होते थे, ठीक है, और एपिकल पोजीशन पे होते थे। इस तरीके से जूस्पोर है तो यहां पे इस तरीके से ढेर सारे फ्लैजला निकले होते थे, पोजीशन होती थी एपिकल, ठीक है। बात करें फियोफाइसी की, फियोफाइसी में भी जूस्पोर बनता था, जूस्पोर, और यहां पर भी फ्लैजला होते थे। कितने फ्लैजला, 2 फ्लैजला, अनइक्वल, दोनों इक्वल नहीं होते थे। दोनों फ्लैजला कैसे होते थे, अनइक्वल होते थे, और साथ में इनकी पोजीशन किस तरीके से होती थी, ध्यान देना, ये है हमारा एपिकल पोजीशन, ये होती है लेटरल पोजीशन। तो यहां पर फ्लैजला कुछ इस तरीके से बना था। तो जूस्पोर में 2 फ्लैजला अनइक्वल और लेटरल पोजीशन। और रोडोफाइसी में एब्सेंट, इसमें किसी प्रकार का कोई भी मोटाइल फेज पाया ही नहीं जाता है। जब मोटाइल कंडीशन ही नहीं होगी तो जूस्पोर पाया ही नहीं जा सकता, है कि नहीं। तो यहां पे एब्सेंट, नो मोटाइल स्टेज, किसी भी प्रकार की कोई मोटाइल स्टेज नहीं है। तो क्लोरोफाइसी में जूस्पोर, एप्लानोस्पोर, 2 से 8 फ्लैजला इक्वल एंड एपिकल। फियोफाइसी में 2 फ्लैजला अनइक्वल लेटरल पोजीशन, और रोडोफाइसी में मोटाइल कंडीशन एब्सेंट होती है। एंड एल्गी भी यहाँ पे हमारी समाप्त हो जाती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है स्पंजेस, दैट इज पोरीफेरा। ये आप नोट करते रहिएगा साथ साथ, ठीक है। स्पंजेस की बात करें तो आपको याद होगा कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर स्पंजेस का था, ठीक है। ये था
स्पंजेस का। और इन स्पंजेस की जो वॉल थी इसमें एक सेल पाई जाती थी जिसका नाम आपको याद है आर्कियोसाइट। आर्कियोसाइट, और ये आर्कियोसाइट सेल क्या होती थी? टोटीपोटेंट होती थी, टोटीपोटेंट सेल थी, ठीक है। और ये सेल्स ढेर सारे स्पोर का फॉर्मेशन करती थी जिन्हें हम लोग बोलते थे जेम्यूल। क्या बोलते थे? जेम्यूल। और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते थे जेमुलेशन, जेमुलेशन, ठीक है। ये था स्पंजेस में किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। आर्कियोसाइट सेल जो होती है इनमें जो है डिवीजन होगा और बनेंगे एक जेम्यूल, और जेमुलेशन प्रोसेस का नाम होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रा। जल्दी जल्दी फिनिश करते हैं क्योंकि हमें आगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आज खत्म करना है। स्पंजेस हो गया, हाइड्रा की बात करें। हाइड्रा सिलेंट्रेटा का मेंबर है, सिलेंट्रेटा। और ये क्या है? एक पॉलिप है, द ओनली पॉलिप विच इज मोटाइल, ठीक है। ये क्या है? एक प्रकार का पॉलिप है, और पॉलिप है तो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। और हाइड्रा में ये है हाइड्रा हमारा, इसका भी स्ट्रक्चर मेरे ख्याल से बुक में दिया हुआ है। हाइड्रा में होती है बडिंग। क्या होती है? बडिंग, ओके। तो हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विद सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में 4 लोगों को पढ़ा, फंजाई, एल्गी, स्पंजेस और हाइड्रा। फंजाई में हम लोगों ने पढ़ा कि जो मेंबर थे उनमें एक में जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट था। बेसिडियोमाइसिस में, एस्कोमाइसिटीज में कोनिडिया पाया जाता था। एग्जाम्पल था पेनिसिलियम जिसका जो है स्ट्रक्चर दिया हुआ है। क्या होता है? एल्गी की बात करें तो एल्गी में जो है क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी में मोटाइल स्टेज नहीं होती है। क्लोरोफाइसी में 2 से 8 फ्लैजिला वाला जो स्पोर पाया जाता है, जो कि सारे फ्लैजिला इक्वल होते हैं और दोनों सारे एपिकल पोजीशन पे पाए जाते हैं। और जो है फियोफाइसी में हम लोगों ने पढ़ा कि फियोफाइसी में जो है 2 फ्लैजिला पाए जाएंगे, अनइक्वल होंगे, दोनों लेटरल पोजीशन पे होंगे, ठीक है। और इसी तरीके से हम लोगों ने स्पंजेस में पढ़ा, स्पंजेस में आर्कियोसाइट सेल्स होंगे, आर्कियोसाइट्स टोटीपोटेंट सेल्स होती हैं, उनमें डिवीजन होगा, जेम्यूल का फॉर्मेशन होगा और प्रोसेस होगा जेमुलेशन। हाइड्रा में बडिंग होगी और बड्स का फॉर्मेशन होगा। ये एक पॉलिप है और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी हमने पढ़ लिया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी पढ़ लिया। अब एक क्वेश्चन है कि क्या कोई मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा या नहीं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है या नहीं? तो आंसर है यस। एंजियोस्पर्म जो है, एंजियोस्पर्म ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, जो कि एक मल्टीसेलुलर और कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनिज्म है। लेकिन एसेक्सुअल शब्द एंजियोस्पर्म में यूज करने से पहले आप एनसीईआरटी की एक लाइन पहले ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या मल्टीसेलुलर सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मल्टीसेलुलर सिंपल ऑर्गेनिज्म टर्म asexual is unambiguously used, but in plant term vegetative propagation is frequently used, ओके, फ्रीक्वेंटली यूज। एनसीईआरटी कहती है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म विद सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम शब्द जो है एसेक्सुअल अनएम्बिगुअसली मतलब फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। लेकिन इन प्लांट हम शब्द इस्तेमाल करते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन शब्द क्यों इस्तेमाल करते हैं उसका रीज़न मैं आपको बताऊं, ये मैं आपको पहले रिमूव करके बताता हूं। ये मान लो कोई एंजियोस्पर्म है, ये इसकी रूट है, ये है इसका फ्लावर,
लीफ, ठीक है। ये इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट में आता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। एंड दिस इज वेजिटेटिव पार्ट, वेजिटेटिव पार्ट। ध्यान से सुनना, रिप्रोडक्टिव पार्ट से अगर रिप्रोडक्शन होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वेजिटेटिव पार्ट से रिप्रोडक्शन होने लगे, क्या वेजिटेटिव पार्ट से रिप्रोडक्शन होने लगे तो हम इसे बोलेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये चीज क्लियर हो गई कि जो एंजियोस्पर्म है प्रोपगेशन, जो एंजियोस्पर्म है इसमें जो रिप्रोडक्शन पार्ट है, जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन वाला पार्ट, वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, वो वेजिटेटिव पार्ट्स हो गए, या तो लीव्स होगा, या तो स्टेम्स होगा, या तो रूट्स होगा। ये चीज क्लियर है। और आपने जब मॉर्फोलॉजी में एंजियोस्पर्म की मॉर्फोलॉजी पढ़ी थी तो वहां पर आप लोगों ने स्टेम का मॉडिफिकेशन पढ़ा था, लीफ का मॉडिफिकेशन पढ़ा था, रूट का मॉडिफिकेशन पढ़ा था। बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे भी रिपीट होंगे और हम लोग कुछ नए एग्जाम्पल को भी देखेंगे जो यहाँ पर आने वाले हैं। अच्छा, जो भी स्ट्रक्चर इस वेजिटेटिव पार्ट से बनेंगे उन्हें हम बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स, वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स, ठीक है। तो हमें बहुत सारे वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स के बारे में पढ़ना है। मैंने नंबर डाल करके लिस्ट बनाई है, आप जो है लिखते जाइए, एनसीईआरटी बुक से ही है सारे, और इजीली याद हो जाएंगे आपको। क्लास 11th की अगर बातें याद होंगी तो सबसे फर्स्ट है रनर। रनर देखिए, पढ़ा तो आपने मॉर्फोलॉजी में भी है, 11th में मॉर्फोलॉजी में भी पढ़ा है, लेकिन शब्द रनर जो है आपसे फैमिलियर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नाम दे दिया गया है, वहाँ पर सिर्फ डिटेल दी गई थी। होता क्या है कि एक कोई प्लांट है, ये कोई प्लांट है, ये प्लांट है, इस प्लांट के जो बेस, स्टेम का बेस है, यहाँ से एक नोड से ऐसे स्टेम निकलती है और ज़मीन से जाकर के टच हो जाती है और एक नया प्लांट बनके तैयार हो जाता है, ठीक है। एक नया प्लांट बनके तैयार हो गया। फिर वही चीज़ रिपीट होती है, इसकी नोड से फिर यहाँ से बेस से निकलता है एक स्टेम और दूसरी जगह कर जाके ज़मीन से टच होता है और फिर एक नया प्लांट बन जाता है। और इसी तरीके से ये चीज़ें आगे और फर्दर प्रोसीड करती जाती हैं। तो देखो ध्यान से कि जैसे लग रहा है ये प्लांट जो है आगे की तरफ भागा जा रहा है, रन कर रहा है, इसलिए इसका शब्द इस्तेमाल करते हैं रनर, कि प्लांट जो है आगे की तरफ भागा जा रहा है। और इसके दो एग्जाम्पल हैं, एक तो हमारा दूब ग्रास, जिससे आप सभी फैमिलियर हैं, गार्डन वगैरह में देखा होगा दूब ग्रास को, ऐसे एक जगह से उखाड़ो तो पूरा जो है लंबाई से ऐसे उखड़ता चला जाता है, तो दैट इज रूब ग्रास, रनर। एंड दूसरा है ऑक्सैलिस, ऑक्सैलिस। तो दो एग्जाम्पल है, दूब ग्रास एंड ऑक्सैलिस, ये मॉर्फोलॉजी वाले ही एग्जाम्पल है, शायद एनसीईआरटी 12th में नहीं दिया है। सेकेंड, सकर, ठीक है। सकर को सिंगल स्टेप रनर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। सकर में क्या होता है, कंडीशन सिमिलर सी है, प्लांट है, ये रहा प्लांट, ये रहा प्लांट। अब ध्यान से सुनना, बेस से ही, स्टेम के बेस से ही, नोट से ही फिर से ब्रांच निकली, लेकिन इस मर्तबा पहले जो है सॉइल के ऊपर से ही, पहले ब्रांच जो निकली थी वो सॉइल के ऊपर थी, यहाँ सॉइल के नीचे से है। ऐसे लेटरली ग्रो किया, ऐसे ब्रांच निकली और लेटरली ग्रो की और फिर से ज़मीन से बाहर निकल करके एक नया प्लांट बन गया। ये देखो नया प्लांट बन के तैयार हो गया, ठीक है। इसमें बेस से ब्रांच निकली और ज़मीन के अंदर ऐसे फिर अबो करके ऊपर ग्रो की, फिर जो है निकल गया, नया प्लांट बन गया। इसमें क्या है कि इस मेन जो प्लांट है, मेन प्लांट है, इससे एक ही जो है, एक ही प्लांट फर्दर जो है ग्रो किया है, इसे आगे ये प्रोपोगेट नहीं करेगा। आगे प्रोपोगेट नहीं करेगा मतलब ये सिंगल स्टेप दौड़ा है या ये सिंगल स्टेप चला है, तो इसलिए इसको वो सिंगल स्टेप रनर भी बोलते हैं। ये फर्दर प्रोसीड नहीं करेगा, तो जो है बेस से, स्टेम की बेस से लेटरली जो है ज़मीन में ग्रो करके फिर बाहर निकल आएगा, दैट इज सकर, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स लिख लो, और मॉर्फोलॉजी वाले एग्जाम्पल है, आपने सुना होगा क्राइजेंथेमम, क्राइजेंथेमम, पाइनएप्पल, पाइनएप्पल, पाइनएप्पल एंड बनाना,
यहाँ पर भी ये सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं क्लास 12th वाली बुक में, और वहाँ पर भी जो है आपको मॉर्फोलॉजी में भी दिया हुआ था, क्राइजेंथेमम, पाइनएप्पल एंड बनाना सकर के एग्जाम्पल है। अब मॉर्फोलॉजी में कुछ और भी थे रनर के अलावा भी, ठीक है, वो यहाँ पे दिया नहीं है तो उसको डिस्कस करना बेमतलब है, ठीक है। जब वहाँ पर हम मॉर्फोलॉजी पढ़ाएंगे तो मॉर्फोलॉजी में ही वहाँ पे डिस्कस कर देंगे, ठीक है। थर्ड हमारा वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स है ट्यूबर, और ट्यूबर शब्द ही सुनते हुए आपको दिमाग में आ गया होगा पोटैटो, ठीक है। पोटैटो ये तो आपका वही है, मॉर्फोलॉजी वाला ही एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल है यहाँ पे एनसीईआरटी में दहेलिया, ठीक है। ट्यूबर में पोटैटो एंड दहेलिया। अब यहीं पे पोटैटो भी डिस्कस कर लेते हैं। पोटैटो आपने देख रखा है, ये मेरे ख्याल से एनसीईआरटी में इसका स्ट्रक्चर भी बना हुआ है। ये रही पोटैटो की आई, ये है आई, और ये जो आई है ये एक प्रकार की बड है। अब बड है तो प्रोपेगेट करेगी, बड है तो प्रोपोगेट करेगी, और ये जो बड है इसमें प्रोपोगेशन होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होने के कारण ये बड जो है प्रोपोगेट करेगी, और इससे नया जो है पोटैटो का प्लांट बनके तैयार हो जाएगा। इसीलिए तो देखा होगा आपने, गांव के हैं तो जो आलू होता है उसको काट करके जो है ज़मीन में डाल दिया जाता है, जो आई होती है उस पार्ट को काट करके ज़मीन में डाल दिया जाता है और नया प्लांट निकल जाता है, दैट इज ट्यूबर, ठीक है। फोर्थ हमारा है, मैं नोट करते रहिएगा साथ में, मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ, ठीक है। पोटैटो के बाद है हमारा राइजोम, ठीक है। राइजोम के 3 एग्जाम्पल, राइजोम जिंजर, टर्मेरिक एंड बनाना, ठीक है, 3 एग्जाम्पल है। हमारा 5th पॉइंट है बल्ब, और बल्ब के एग्जाम्पल है गार्लिक एंड अनियन। अच्छा, गार्लिक और अनियन के भी साथ यही होता है, अगर आप उसको जो है सॉइल के अंदर डाल दोगे तो कुछ दिन के बाद गार्लिक और अनियन का नया पौधा जो है जर्मिनेट कर जाएगा, तो ये भी वेजिटेटिव जो है प्रोपोगेशन के थ्रू प्रोपोगेट करता है, ठीक है। ओके, 6th पॉइंट है हमारा बल्बिल, और बल्बिल का एक एग्जांपल दिया हुआ है अगेव, और इसका स्ट्रक्चर भी मेरे ख्याल से एनसीईआरटी सेकंड में बना हुआ है, ठीक है। ये आपने नोट कर लिया तो मैं इसको मिटा दूं ट्यूबर वाले को। ओके, लास्ट वेजिटेटिव प्रोपोगेल है हमारा ऑफसेट। ऑफसेट का एग्जांपल है आइकॉर्निया, और दूसरा एग्जांपल है हमारा पिस्टिया। देखो, आइकॉर्निया के बारे में थोड़ा डिटेल दिया हुआ है। आइकॉर्निया को हम लोग वाटर हायासिंथ भी बोलते हैं, वाटर हायासिंथ, ठीक है। ये वाटर है, वाटर सरफेस पे जो है आइकॉर्निया किस तरीके से प्रोपोगेट करता है, ये मान लो, और आइकॉर्निया का पौधा है, ये आइकॉर्निया का पौधा है, ठीक है। इससे एक जो है लेटरल ब्रांच इस तरीके से निकलती है, और फिर ये जब पानी में जो है टच करता है पानी को, तो फिर से यहाँ से एक नया आइकॉर्निया का पौधा जो है जर्मिनेट कर जाता है इस तरीके से, और फिर ये फर्दर आगे प्रोसीड करता है रनर के जैसे, बस इसमें जो है सरफेस क्या है, वाटर है, ठीक है। ये आगे फिर से प्रोसीड करता है। अब जरा ध्यान से देखो, ऐसा लग रहा है ये जो मेन वाला पौधा था ये यहाँ से उठा और यहाँ जाकर के बैठ गया, यहाँ से ऑफ हुआ, यहाँ जाके सेट हो गया, ऑफ सेट, ठीक है। तो इसका एग्जांपल था आइकॉर्निया वाटर हायासिंथ। इसके बारे में और भी थोड़ी बातें एक्स्ट्रा दी हुई हैं, अभी मैं आगे लिखूंगा। तो 5 टोटल कितने पॉइंट हो गए, 7 जो है प्रोपोगेल्स के बारे में एनसीईआरटी में दिया हुआ है। मैंने सबको जो है पॉइंट वाइज लिखवा दिया ताकि आपको ईजी हो जाए याद करने के लिए, ठीक है। पहला था हमारा रनर, दूसरा था सकर, तीसरा राइजोम, तीसरा ट्यूबर, चौथा राइजोम, 5वां बल्ब, 6ठा बल्बिल एंड 7th ऑफसेट। ओके, तो इन प्रोपोगेल्स के रिगार्डिंग कुछ और भी छोटी छोटी बातें जो है एनसीईआरटी की लाइनों में लिखी हुई हैं, उसको भी मैं डिस्कस कर देता हूँ पॉइंट वाइज। पहला है बनाना के बारे में। आपको याद होगा जब मैंने बनाना एग्जाम्पल लिखवाया था सकर का और राइजोम का, दोनों जगह मैंने बनाना लिखा था। तो यहाँ पे थोड़ी सी बातें हैं जो आपको समझनी है। बनाना जो है वो प्रोपोगेट करता है, प्रोपोगेट थ्रू सकर,
ये शकर के द्वारा प्रोपेगेट करता है, लेकिन जो राइजोम है, राइजोम ये बनाता है फूड स्टोरेज के लिए, फूड स्टोरेज। ठीक है, ये बात आप नोट कर लीजिएगा बनाना से रिलेटेड। दूसरा जो पॉइंट है वो है शुगर केन से रिलेटेड। शुगर केन, ध्यान से सुनिए। शुगर केन का आपने अपने शुगर का पौधा देखा है, शुगर केन का इस तरीके से इसमें यहाँ पे बड होती है। ठीक है, यहाँ से जो बड है इस क्या करते हैं, जब हम शुगर की खेती करते हैं, शुगर केन की जब खेती करते हैं तो वहाँ पर इस वाले पार्ट को, ये बीच वाला जो पार्ट है, ये इसको हम रिलीज कर देते हैं और जो हमारा बड वाला पार्ट होता है उसको ज़मीन के अंदर डाल देते हैं तो नया पौधा निकल आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो दो नोड है, ये एक नोड है, एक ये नोड है, ये दोनों नोड के बीच का जो पार्ट होता है ये परमानेंट पार्ट होता है, परमानेंट टिश्यू के पार्ट होते हैं। और ये जो हमारा पार्ट है, ये पार्ट है, ये मेरिस्टेमेटिक पार्ट है। मेरिस्टेमेटिक में भी इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इसलिए जो नोड वाला पार्ट होता है, जो नोड वाला पार्ट होता है, इसको कट करके जो है ज़मीन में डाल दिया जाता है और नया जो है शुगर केन का जो है पौधा ग्रो कर जाता है। ठीक है, तो शुगर केन से रिलेटेड जो इसके नोड्स होते हैं वो कौन से होते हैं? इंटरकैलरी मेरिस्टेम होते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो है वो हमारा आइकॉर्निया से रिलेटेड है। आइकॉर्निया, वाटर हायसिंथ भी बोलते हैं, हायसिंथ। और एनसीईआरटी 12th में एक और नाम दिया है टेरर ऑफ बंगाल, टेरर ऑफ बंगाल, और इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, जब हमारे सर पढ़ाते थे तो वो कहते थे कि टेरर ऑफ बंगाल क्यों कहते हैं, टेरर ऑफ यूपी क्यों नहीं कहते, और उसको कुछ इस तरीके से वो एक्सप्लेन करते थे कि जो आइकॉर्निया है वो पानी में बहुत ही तेज़ी से प्रोपोगेट करता है। आप किसी भी जो है तालाब है कोई, उसमें आप आइकॉर्निया, हिंदी में बोलते हैं जलकुंभी, जलकुंभी डाल दो, पूरे तालाब में फैल जाएगी। और ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन जो है पानी से खींच लेता है और जितनी भी मछलियाँ होती हैं तालाब में जो भी मछलियाँ होती हैं वो मरने लगती हैं। अब मछली जो है वो प्राइमरी जो है फूड होता है बंगाल के लोगों का। बंगाल के लोगों को ज़्यादा पसंद है मछलियाँ, वहाँ लोग ज़्यादा मछली खाते हैं। जबकि उत्तर प्रदेश में एज़ कम्पेयर टू उत्तर प्रदेश लोग जो है प्राइमरी फूड तो मछलियाँ बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जो है टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है, ना कि टेरर ऑफ यूपी कहा जाता है। ये चीज़ रिलीज हुई क्योंकि ये जो है ऑक्सीजन जो है रिलीज कर लेता है वाटर से और मछलियाँ जो हैं वो डाई कर जाती हैं। और एक और बात लिखी हुई है इस टेरर ऑफ बंगाल से कि ये जो पौधा है, आइकॉर्निया पौधा है, वो इंडिया में इंट्रोड्यूस, ये इंडियन ब्रीड नहीं है। पहली चीज़ तो ये इंडिया में ये नहीं पाया जाता था। इंडिया में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, इंट्रोड्यूस ड्यू टू इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर, इसके खूबसूरत फूलों और पत्तियों की वजह से इसे इंडिया में जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। और जब इंडिया में इसको लाया गया तो इसने क्या किया, तालाब में पूरा एकदम तेज़ी से फैल गया और जो है उससे ऑक्सीजन, वाटर से ऑक्सीजन इसने सक कर लिया, जिसकी वजह से मछलियाँ मरने लगी। ठीक है, तो वाटर हायसिंथ टेरर ऑफ बंगाल थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट है, देखो ये मान लो कोई प्लांट है और ये इसकी एपिकल पोजीशन है और यहाँ से मान लो कोई बड निकलता है तो इसे हम लोग बोलते हैं एपिकल बड। ठीक है, एपिकल बड। और अगर ब्रांचेस के नोड पे यहाँ पे प्रेजेंट है, एक्साइल पे बड है, तो हम उसे बोलते हैं एक्सिलरी बड। ठीक है, एपिकल बड और एक्सिलरी बड के अलावा अगर कोई भी बड है तो उसे हम लोग बोलेंगे एडवेंटिशियस बड, एडवेंटिशियस बड। ठीक है, और एडवेंटिशियस बड का एक एग्जांपल दिया हुआ है ब्रायोफिलम, लीफ ऑफ ब्रायोफिलम, लीफ ऑफ ब्रायोफिलम। ठीक है, ब्रायोफिलम की जो लीफ होती है उसके नॉच से जो है टूट कर बड निकलता है और जो है ज़मीन पे गिरने पे उससे नया पौधा जर्मिनेट कर जाता है। ठीक है, तो दिस इज एडवेंटिशियस एग्जांपल ऑफ एडवेंटिशियस बड। ये पूछा जा चुका है एक मरतबा कि एडवेंटिशियस बड का एग्जाम्पल, नहीं ब्रायोफिलम में क्या जो बडिंग होती है वो किस प्रकार की होती है, तो एडवेंटिशियस बड। ओके, तो ये थी कुछ बातें वेजिटेटिव प्रोपेगुल से रिलेटेड जो एनसीईआरटी की लाइनों में लिखी हुई थी, वो भी मैंने आपको पॉइंट वाइज लिखवा दी है। शायद ही कोई ऐसी पॉइंट होगी एनसीईआरटी की जो छूटी होगी अब तक। ठीक है, और आज के लिए लास्ट पॉइंट, दैट इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर
organism with simple body organization prefer asexual reproduction। एंजाइटी कहती है कि जो सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाले मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को प्रीफर करते हैं, बट ऑन सेट ऑफ अनफेवरेबल कंडीशन दे स्विच टू, यही शब्द इस्तेमाल किया है, स्विच टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और साथ में पूछा है वाई। एंजाइटी कहती है कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जो सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाले मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को प्रीफर करते हैं ओवर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ स्विच कर जाते हैं। वाई, क्यों? ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको समझते हैं। देखो, मैंने जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाया आपको, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने बताया था कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोजनी है उसे हम लोगों ने कहा था क्लोन। ठीक है, और क्लोन की खास बात ये थी कि क्लोन मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर थे। अब मान लो ये सारे एक जैसे हैं, कोई एक अनफेवरेबल कंडीशन आई और इस अनफेवरेबल कंडीशन के कारण मान लो ये मर गया। अब ज़रा सोचो कि अनफेवरेबल कंडीशन की वजह से ये मर गया, अब इसके जैसे सारे, अगर ये मरेगा तो सारे मरेंगे, और सारे मर गए तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा, है कि नहीं? तो क्योंकि ये जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हैं, तो अनफेवरेबल कंडीशन में अगर एक मरा तो सारे मर गए। इसीलिए जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाले अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ स्विच कर जाते हैं, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब ये करेंगे तो इनका जो प्रोजनी होगी वो होगी जो है ऑफ स्प्रिंग वाले हो जाएंगे, और जब ऑफ स्प्रिंग वाले होंगे तो इनमें होगा वेरिएशन, और वेरिएशन है मतलब ये सब एक जैसे नहीं है, ये इसके जैसा नहीं है, ये इसके जैसा नहीं है, इसके जैसा नहीं है, इसके जैसा नहीं, दोनों में वेरिएशंस है। और जब वेरिएशन होगी तो अनफेवरेबल कंडीशन में मान लो अगर ये मर गया, अगर किसी अनफेवरेबल कंडीशन में ये मर गया, चलो मानो ये भी मर गया, कोई तो ऐसा होगा जो बचेगा, क्योंकि उसके जो वेरिएशन है वो उसे अनफेवरेबल कंडीशन से बचा लेंगे, क्यों? ये कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन इसके लिए जो है हानिकारक है, लेकिन इसके लिए हानिकारक नहीं है, क्योंकि इन दोनों में डिफरेंसेस है। ये चीज़ क्लियर हो गई कि क्यों जो है कोई भी मल्टी सेलुलर सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाला अनफेवरेबल कंडीशन में जो है स्विच कर जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये हमारा फर्स्ट लेक्चर वीडियो था इस चैप्टर का। सेकंड लेक्चर वीडियो हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे, ठीक है? और अगर आपको लेक्चर्स वीडियो समझ में आ रहे हैं, आपको पसंद आ रहे हैं लेक्चर्स वीडियो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने 11th 12th और नीट एस्पायरेंट फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। उन्हें बताइए कि आप जो है फ्री में जो है पूरे 11th 12th के लेक्चर्स वीडियो बायोलॉजी के पा सकते हैं इस चैनल पे, और आप इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो नेक्स्ट लेक्चर्स वीडियो है मैं क्लास 11th की भी बहुत जल्द डालने स्टार्ट कर दूंगा। क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर से लेकर के स्टार्टिंग में कर दूंगा, और 12th का भी साथ में जो है लेक्चर्स वीडियो मैं अपलोड करता रहूँगा। तो अगर आपको लेक्चर्स वीडियो पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और शेयर विथ योर फ्रेंड्स। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, गुड लक, बाय बाय।